नमस्कार मित्रों, एक बार फिर आपके अपने YouTube चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। मैं आपके सामने उपस्थित हूँ फ्रेंड्स, बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक लेकर। पिछली वीडियो में हमने छंद की चर्चा किया था। हमने उसमें यति, गति, लय यानी छंद के जो सामान्य परिचय होता है उसके विषय में देखा था। आज हम आपके सामने लेकर आए हैं छंद के प्रकार, यानी मैं पूरा का पूरा छंद कंप्लीट कराऊंगा फ्रेंड्स। तो छंद के प्रकार से शुरू करने से पहले यह, यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही सब बेल आइकन दबा के ऑल कर लीजिएगा, ताकि जो भी मैं वीडियो अपलोड करूंगा उसका नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच सके। ठीक है, ये जो वीडियो है फ्रेंड्स वो आपका टेट एग्जाम, सीटेट एग्जाम और उसके बाद सुपर टेट एग्जाम, चाहे रीट का एग्जाम, यानी जितनी भी शिक्षक भर्ती संबंधी परीक्षाएं हैं उन सभी के लिए काफ़ी अति महत्वपूर्ण होने वाला। ठीक है, और बात करते हैं कि जो सीटेट 2022 में एग्जाम होने वाला उसके लिए तो काफ़ी अति महत्वपूर्ण है। तो चलिए हम इसको शुरू कर लेते हैं। अगर मैं छंद के प्रकार की बात करूं तो छंद के मुख्य रूप से 3 प्रकार होते हैं। छंद के मुख्य रूप से कितने प्रकार होते हैं? 3 प्रकार होते हैं। पहला होता है वार्णिक छंद, दूसरा होता है मात्रिक छंद और तीसरा होता है मुक्त छंद। अगर वार्णिक छंद की बात करें तो वार्णिक छंद किसे कहते हैं? तो वार्णिक छंद जहां गण अथवा वर्णों, ठीक है ना, जहां गण अथवा वर्णों की गणना के आधार पर, जहां गण अथवा वर्णों की गणना के आधार पर छंद का निर्धारण होता है उसे कहा जाता है वार्णिक छंद। क्या कहा जाता है? वार्णिक छंद। अगर वही बात करें मात्रिक छंद की, तो मात्रिक छंद में जहां मात्रा के आधार पर, ठीक है ना, मात्रिक छंद क्या कहता है? मात्रिक छंद कहता है कि जहां मात्रा की गणना के आधार पर छंद का निर्धारण होता है वहां मात्रिक छंद होता है। वहीं मुक्त छंद की बात करें तो जो छंद गण, मात्रा आदि के नियमों से मुक्त होता है, जो छंद गण, मात्रा आदि के नियमों से क्या होता है? मुक्त होता है, वह होता है मुक्त छंद। क्या होता है? मुक्त छंद। तो इस प्रकार छंद के कितने प्रकार? तो छंद के 3 प्रकार मुख्य रूप से होते हैं। पहला होता है वार्णिक छंद। वार्णिक छंद किसे कहते हैं? जहां गण अथवा वर्णों के आधार पर छंद का निर्धारण होता है वो वार्णिक छंद होता है। जहां मात्रा के आधार पर छंदों का निर्धारण होता है, मात्रा की गणना के आधार पर वर्णों का निर्धारण होता है वह मात्रिक छंद। और जहां गण और मात्रा आदि के नियमों से मुक्त होता है वहां मुक्त छंद होता है, यानी मुक्त 3 प्रकार के छंद होते हैं। चलिए अब हम बात कर लेते हैं, चूंकि आपके सिलेबस में जो पढ़ना है वो है मात्रिक छंद, तो पहले आज हम पढ़ेंगे मात्रिक छंद के विषय में। ठीक है ना, तो चलिए मात्रिक छंद के विषय में पढ़ लेते हैं। देखिए मात्रिक छंद के प्रकार। मात्रिक छंद मैंने आपसे बता दिया कि मात्रिक छंद किसे कहते हैं। तो मात्रिक छंद भी 3 प्रकार का होता है। मात्रिक छंद भी कितने प्रकार का होता है? 3 प्रकार का होता है। पहला होता है सम मात्रिक छंद, दूसरा होता है अर्ध सम मात्रिक छंद, तीसरा होता है विषम मात्रिक छंद। ठीक है, सम मात्रिक छंद किसे कहते हैं? ठीक है, जिसके प्रत्येक चरण में समान मात्रा होती है। ठीक है ना, जिसके प्रत्येक चरण में समान मात्रा होती है उसे कहा जाता है सम मात्रिक छंद। अर्ध सम मात्रिक छंद का मतलब जिसके पहले व तीसरे चरण में समान मात्रा हो, ठीक है, और दूसरे और चौथे चरण में समान मात्रा हो, ठीक है, तो उसको कहा जाता है अर्ध सममात्रिक छंद। ठीक है ना, सममात्रिक छंद क्या होता है? जिसमें सभी चरणों में, यानी प्रत्येक चरण में मात्रा क्या हो? समान होगी तो सममात्रिक छंद होगा। और जिसके पहले और तीसरे चरण में मात्रा समान हो और दूसरे और चौथे चरण की मात्रा समान हो तो उसे कहा जाता है अर्ध सममात्रिक छंद। अब बात करें विषम मात्रिक छंद किसे कहते हैं। ठीक है, तो विषम मात्रिक छंद की बात करें, 2 अलग अलग छंदों का योग, ठीक है ना, 2 अलग अलग छंदों का योग, अलग अलग छंदों का योग ही क्या कहलाता है? विषम मात्रिक छंद कहलाता है। ठीक है, उम्मीद करते हैं इतना आप अच्छी तरह से समझ पाए होंगे। चलिए अब हम एक एक छंद की चर्चा कर लेते हैं, लेकिन इस छंद की चर्चा करने से पहले अभी हमको ये जानना जरूरी है कि छंद की मात्रा गणना कैसे करते हैं, क्योंकि जब तक आप
मात्रिक छंद में मात्रा की गणना नहीं करना सीख पाएंगे तब तक आप छंद का पता नहीं लगा सकते, ठीक है। क्योंकि मात्रिक छंद जो होता है वो गणना के आधार पर, यानी मात्रा की गणना के आधार पर ही उसका निर्धारण होता है, ठीक है ना। तो चलिए अब हम बात कर लेते हैं कि मात्रा की गणना किसे करते हैं। तो अब हम देखेंगे कि छंद की मात्रा गणना, छंद की मात्रा गणना। चलिए बात कर लेते हैं। देखिए, चूंकि जो छंद होता है वो वर्णों से मिलकर बनता है। छंद किससे मिलकर बनता है? वर्णों से। छंद बनता है वर्णों से मिलके, ठीक है ना। वर्णों से मिलके छंद बनता है। और वर्ण कितने प्रकार के होते हैं? तो वर्ण मुख्य रूप से दो प्रकार के होते हैं। एक आपका होता है स्वर और दूसरा आपका होता है व्यंजन। एक आपका होता है स्वर और दूसरा क्या होता है? व्यंजन, ठीक है ना। तो अब हम पहले स्वर की मात्रा का गणना करेंगे। पहले हम स्वर की मात्रा की गणना करेंगे, उसके बाद व्यंजन की मात्रा की गणना करेंगे, ठीक है ना। तो आपके सामने हेडिंग है स्वर की मात्रा गणना, यानी स्वर की मात्रा गणना। तो देखिए, अगर बात करें तो छंद के आधार पर, छंद के आधार पर दो स्वर होंगे। छंद के आधार पर हमें दो प्रकार के स्वरों की मात्रा गणना सीखनी है। पहला जो स्वर होगा वो है ह्रस्व स्वर। क्या होगा? ह्रस्व स्वर, ठीक है ना। यानी मात्रा के आधार पे स्वर वैसे तो तीन प्रकार के होते हैं, ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर। लेकिन छंद के आधार पे जो स्वर होते हैं, छंद के आधार पे जो स्वर होते हैं वो कितने होते हैं? तो बताएंगे छंद के आधार पे हमें दो स्वरों की गणना, मात्रा गणना सीखना, ठीक है ना। एक आपका ह्रस्व स्वर है और दूसरा आपका दीर्घ स्वर है। तो ह्रस्व स्वर की बात करें तो वे स्वर जिनकी एक मात्रा होती है, वे स्वर जिनकी एक मात्रा होती है, एक मात्रा, उसे कहा जाता है ह्रस्व स्वर। जिनकी एक मात्रा होती है उसे ह्रस्व स्वर कहते हैं। या इसकी परिभाषा की बात करें तो ह्रस्व स्वर वे स्वर हैं जिनके उच्चारण में एक मात्रा काल का समय लगता है, ठीक है ना। या कह सकते हैं सीधा सीधा कि एक मात्रा वाले स्वर को ही ह्रस्व स्वर कहते हैं। अब इसमें क्या क्या आता है, ठीक है ना। तो इसमें आ जाएगा अ, ई, उ और री। अ, ई, उ और री, ये चार स्वर आते हैं आपके ह्रस्व स्वर में, ठीक है ना। ये चार किस में आते हैं? ह्रस्व स्वर में। अब देखिए, जिसमें से अ की कोई मात्रा नहीं होता, आप जानते हैं, क्योंकि हिंदी में स्वरों की कुल संख्या कितनी होती है? तो 11 होती है। और 11 स्वरों से कितनी मात्राएं बनाई जाती है? 10 मात्राएं बनाई जाती है। इसको जरूर याद रखिएगा, ठीक है। हो सकता है सीधा सीधा आपके एग्जाम में पूछ ले कि कितनी मात्राएं बनाई जाती हैं 11 स्वरों से, ठीक है ना। तो अ की कोई नहीं मात्रा होती है, ई की मात्रा होती है, ई में मतलब छोटी ई। अगर कुछ इस तरह से मात्रा होती है तो उसके हम कितना खींचेंगे? एक। उसकी मात्रा कितनी होगी? एक होगी। वही अगर कुछ इस तरह से रहेगा तो उसकी मात्रा एक होगी, और जब किसी में इस तरह से लगा रहेगा तो वो भी, उसकी भी मात्रा क्या होगी? एक। अब देखिए छंद में, ठीक है ना, छंद में इसे एक खड़ी पाई से प्रदर्शित किया जाता है। जब हमें ह्रस्व स्वर की मात्रा गणना करना होगा तो जो भी वर्ण दिया होगा उसके ऊपर हम एक खड़ी पाई खींच देंगे, ठीक है। उम्मीद करते हैं समझ पाए होंगे। वहीं दूसरा स्वर जो होता है वो होता है दीर्घ स्वर। क्या होता है? दीर्घ स्वर की मात्रा गणना, ठीक है ना। चलिए, अगर दीर्घ स्वर की मात्रा की गणना की बात करें तो देखिए ध्यान से, दीर्घ स्वर की मात्रा गणना किसे कहेंगे? ध्यान सुनेगा। वे स्वर जिसकी दो मात्राएं होती हैं या वे स्वर जिनके उच्चारण में दो मात्रा काल का समय लगता है उसे कहा जाता है दीर्घ स्वर, ठीक है ना। और दीर्घ स्वर में अगर मात्रा की गणना करनी पड़े तो इसकी दो मात्रा होती है। तो दो मात्रा के लिए हम इस प्रकार के चिन्हों का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है ना। अब हम किसके लिए हम इस प्रकार का चिन्ह प्रयोग करेंगे? तो जैसे में आपका हो गया आ, ठीक है, दीर्घ ई, दीर्घ उ, ठीक है, और दीर्घ री, दीर्घ री, ए, ऐ, ओ, औ, ठीक है ना। तो देखिए यहाँ पे आ के लिए भी हम कौन सी मात्रा लगाएंगे? तो आ के लिए भी हम लगाएंगे दीर्घ गुरु की मात्रा लगाएंगे, ठीक है ना। इन सब के लिए क्या इस्तेमाल होगा? गुरु की मात्रा इस्तेमाल होगी, ठीक है। जिसकी दो मात्रा गिनी जाती है, जिसकी कितनी मात्रा गिनी जाती है? दो मात्रा गिनी जाती है। तो उम्मीद करते हैं आप इतना अच्छी तरह से समझ पाए होंगे। यानी कहने का मतलब, जैसे अगर यहाँ कोई लिखा है काम, क्या लिखा है? काम। तो अगर आपसे पूछ रहे कि इस पे कै मात्रा है, किसकी मात्रा कितनी है, तो इसमें गुरु है, इसमें क्या है?
ह्रस्व, क्योंकि म देखिए म क्या है, म आधन अ, तो अ कौन सा स्वर है, ह्रस्व स्वर है, तो अ की कितनी मात्रा होगी, एक मात्रा होगी। वही का में बात करें तो देखिए क आधन क्या है आ, तो आ क्या है, दीर्घ स्वर है, तो दीर्घ स्वर की कितनी मात्रा होती है, दो मात्रा होती है। तो यहां से कह सकते हैं कि का में दो मात्रा लगेगा और म में एक मात्रा, इस तरह से मात्रा गणना किया जाता है। उम्मीद करते हैं फ्रेंड्स आप अच्छी तरह से समझ पा रहे होंगे। चलिए अब हम बात कर लेते हैं व्यंजन की मात्रा गणना, ठीक है ना, व्यंजन की मात्रा गणना। वैसे तो छंद में किसी भी आधे वर्ण की अपनी कोई मात्रा नहीं होती है, ठीक है ना, किसी भी आधे वर्ण की अपनी कोई मात्रा नहीं होती है, इसलिए व्यंजन की भी अपनी कोई मात्रा नहीं होती है। याद रखिएगा, आपसे सीधा प्रश्न पूछ सकता है कि निम्न में से किसकी कोई मात्रा नहीं होती है, चार विकल्प दे दे, उस चार विकल्प में पहला नंबर अनुस्वार दे दे, दूसरा का विसर्ग दे दे, तीसरा आपका अनुनासिक दे दे और चौथा आपका दे दे व्यंजन। तो आप क्या टिक करेंगे, व्यंजन टिक करेंगे, क्योंकि व्यंजन की अपनी कोई मात्रा नहीं होती। क्यों, क्योंकि ये आधे वर्ण कहे जाते हैं या शुद्ध वर्ण बोले जाते हैं, क्योंकि व्यंजनों के उच्चारण के लिए हमें स्वर की आवश्यकता होती है, ठीक है ना। तो व्यंजन में जो स्वर मिला होता है उसी की मात्रा गणना होती है, ये याद रखिएगा। व्यंजन में जो स्वर मिला होता है उसी की मात्रा गणना होती है, न कि व्यंजन की मात्रा गणना होती है। जैसे अगर हम क की बात करें तो देखिए क में क्या है, क और क्या है अ, क और अ मिल के बनता है क, तो क क्या है, क की मात्रा एक होगी, क्योंकि ह्रस्व है तो इसकी मात्रा एक होती है, ठीक है। अगर वही बात करें ख की तो ख में देखिए ए है, कुछ इस तरह से होगा और इसकी भी मात्रा क्या है, एक है। अगर वही बात करें की तो देखिए की भी क्या है, ए भी क है और ये क्या है, छोटी ई है, सॉरी क है और क्या है, छोटी ई है, तो क्या हो गया, की हो गया। तो कहने का मतलब कि इसकी कितनी मात्रा, एक मात्रा, यानी ये आधा वर्ण जो आपको दिखाई दे रहा है इसकी कोई मात्रा नहीं होती है, ठीक है ना। किसकी मात्रा होती है, तो स्वरों की मात्रा होती है, यानी व्यंजन में जो स्वर मिला होता है उसकी मात्रा होती है, न कि व्यंजन की मात्रा होती है। उम्मीद करते हैं इतना आप अच्छी तरह से समझ पाए होंगे। चलिए एक एग्जांपल और लेते हैं। जैसे अगर हमको कमल लिखना हो, क्या लिखना हो, कमल, तो कमल में देखिए क्या है, क प्लस अ प्लस म प्लस अ प्लस ल प्लस अ। अब इसकी मात्रा गणना कैसे करेंगे, देखिए अ की एक मात्रा होगी, अ की एक मात्रा होगी और अ की एक मात्रा होगी। जो क में ह्रस्व अ है तो उसकी एक मात्रा गिनी जाएगी, एक मात्रा इसकी और एक मात्रा इसकी। तो इस तरह से इसमें कितनी मात्रा हो जाएंगी, तीन मात्राएं होगी। और यहाँ क की कोई मात्रा नहीं होगी, बल्कि क में जो शामिल आपका स्वर वर्ण है उसकी मात्रा होती है। अगर वह दीर्घ स्वर है तो उसकी दो मात्रा हो जाएगी, अगर वह ह्रस्व स्वर है तो उसकी एक मात्रा हो जाएगी। उम्मीद करते हैं इतना आप अच्छी तरह से समझ पाए होंगे। चलिए आगे हम बात कर लेते हैं संयुक्त वर्ण की मात्रा करना। अगर संयुक्त वर्ण की मात्रा करना की बात करें तो देखिए यही आपसे फंसाता है। ये आप अगर समझ गए तो पूरी अच्छी तरह से आप पूरा का पूरा मात्रा गणना कर पाएंगे। चलिए देखिए सबसे बड़ी चीज है, हमको जानना होगा कि संयुक्त वर्ण होता क्या है। तो एक आधा वर्ण और एक पूरा वर्ण, ठीक है ना, एक आधा वर्ण और एक पूरा वर्ण या पूरा व्यंजन, एक आधा व्यंजन और एक पूरा व्यंजन मिलकर क्या बनाता है, संयुक्त व्यंजन बनाता है, ठीक है ना। क्या बनाता है, संयुक्त व्यंजन बनाता है। अब संयुक्त व्यंजन मुख्य रूप से तीन प्रकार के होते हैं। वैसे तो संयुक्त व्यंजन मुख्य रूप से हम तीन प्रकार से बनाए जा सकते हैं। पहली की बात करें तो जहां आधा व पूरा व्यंजन मिलकर के जब नया शब्द बना ले तो वहां भी क्या होता है, संयुक्त व्यंजन होता है। आधा और, ठीक है ना, आधा और पूरा वर्ण मिलकर के जब नया शब्द बनाएगा तो वो जो शब्द बनेगा वो कौन सा बनेगा, वो संयुक्त वर्ण वाला शब्द बनेगा, ठीक है ना। जैसे में अगर बात करें तो देखिए एक आधा वर्ण क और ये पूरा वर्ण स मिलकर क्या बनाता है, छ बनाता है। तो ये देखिए जहां आधा व पूरा व्यंजन, देखिए ये आधा व्यंजन है, ये पूरा व्यंजन है, दोनों मिलकर के नया वर्ण क्या बना दिए, छ। तो छ यहाँ पे हम क्या हो जाएगा, संयुक्त व्यंजन हो जाएगा, ठीक है ना। उसी प्रकार अगर हम आधा त और पूरा र की बात करें तो ये क्या बनाएगा, ये बनाएगा त्र। क्या बनाएगा फ्रेंड्स,
त्र बनाएगा। तो यहाँ देखिए आधा त है और पूरा र है, यानी एक आधा वर्ण है एक पूरा वर्ण मिलकर के नया वर्ण बना रहा है। तो जो नया वर्ण बनेगा वह क्या बनेगा, संयुक्त व्यंजन होगा। वो कैसा व्यंजन होगा, संयुक्त व्यंजन होगा। वहीं जैसे ज्ञ की बात करें तो ज्ञ कैसे बनता है, तो आधा ज और ञ से मिलकर क्या बनता है, ज्ञ बनता है। ठीक है, तो ये जो ज्ञ हो गया वो होता है संयुक्त व्यंजन। ठीक है ना। और उसके बाद स्र की बात करें तो देखिए स्र में भी क्या है, आधा वर्ण है। स्र में भी क्या है, आधा स और पूरा र, आधा स और पूरा र मिलकर बनाता है स्र। तो आधा वर्ण और पूरा मिलकर के नया वर्ण बना रहे हैं स्र। जो नया वर्ण बनेंगे वो सब के सब क्या होंगे, वो सब के होंगे आपके संयुक्त व्यंजन। इतना आप अच्छी तरह से समझ पाए होंगे। यानी ये अभी तक हमने पहला समझा है कि जहां आधा व पूरा व्यंजन मिलकर नया शब्द बना ले तो वहां कौन सा व्यंजन होता है, और संयुक्त व्यंजन होता है। पहले हम संयुक्त व्यंजन की चर्चा कर लें, फिर उसके बाद हम नियम के आधार पर इनकी मात्रा गणना करेंगे। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। आगे बात करें तो आगे कह रहा है जहां, ठीक है, जहां एक अलग व्यंजन आधा हो और एक अलग व्यंजन पूरा हो तो वहां भी संयुक्त व्यंजन होता है। जहां एक आधा व्यंजन, जहां एक अलग व्यंजन आधा हो और एक अलग व्यंजन पूरा हो वहां भी संयुक्त व्यंजन होता है। जैसे अगर हम बात करें, जैसे लिखा जाता है सत्य, ठीक है ना। सत्य में देखेंगे जो इसमें त्य है, जो त्य है इसमें आधा त और पूरा य है और दोनों अलग अलग है। दोनों क्या है, अलग है। यानी आधा वर्ण भी अलग है और पूरा वर्ण भी अलग है। तो ये चूंकि संयुक्त वर्ण क्या कौन से वर्ण होते हैं, जिसमें एक आधा वर्ण हो और एक पूरा वर्ण हो। तो इसके दो नियम है। पहला नियम हमने बता दिया कि जब नया वर्ण बनेगा, अगर दो अलग अलग एक आधा और एक पूरा मिला करके अलग अलग वर्णों से नया वर्ण बनेगा तो भी संयुक्त व्यंजन होगा। जबकि दूसरा क्या होता है, अलग व्यंजन आधा होगा और अलग व्यंजन पूरा होगा तो वहां भी क्या होगा, संयुक्त व्यंजन होगा। यानी यहाँ सत्य में जो ए आया है, ये वाला ये भी क्या है, ये आपका है संयुक्त व्यंजन। ठीक है। वहीं अगर हम बात करें भाग्य, ठीक है ना, भाग्य हो जाएगा, वाक्य हो जाएगा, ठीक है, राज्य हो जाएगा, ये सब के सब क्या है, ठीक है ना, ये सब के सब क्या है, संयुक्त वर्ण। अब देखिए इसमें जो है वो ये संयुक्त वर्ण है, इसमें यहाँ संयुक्त वर्ण है, इसमें ये संयुक्त वर्ण है और इसमें क्या है, ये संयुक्त वर्ण है। तो उम्मीद करते हैं आप अच्छी तरह से समझ पाए होंगे। वहीं बात करें तो देखिए जहां एक ही व्यंजन आधा हो और वही व्यंजन पूरा हो, यानी जो व्यंजन आधा हो और वही व्यंजन पूरा हो, वहां भी क्या होता है, संयुक्त व्यंजन होता है। जैसे अगर हम बात कर लें, जैसे हो गया दिल्ली, क्या हो गया, दिल्ली। अब देखिए दिल्ली की बात करें तो देखिए वही वर्ण आधा है और वही वर्ण क्या है, पूरा है। यानी जो वर्ण आधा है वही वर्ण पूरा है। तो यहां भी चूंकि व्यंजन संयुक्त व्यंजन कैसे बनता है, एक आधा वर्ण और एक पूरा मिलकर संयुक्त व्यंजन बनता है। ठीक है ना। अगर वही बात करें बच्चा की, ठीक है ना, जैसे हो गया बच्चा, तो बच्चा में भी देखिए आधा वर्ण क्या है, वही है और पूरा वर्ण भी क्या है, वही है। तो ये भी कैसा वर्ण होगा, संयुक्त व्यंजन होगा। ठीक है ना। उम्मीद करते हैं इसको आप अच्छी तरह समझ पाए होंगे। जैसे हो गया कुत्ता, क्या हो गया, कुत्ता। कुत्ता में भी देखिए आधा वर्ण भी वही है और पूरा वर्ण भी क्या है, वही है। तो इस प्रकार ये क्या बन जाएगा, संयुक्त व्यंजन बन जाएगा। यानी इसमें अगर आपसे पूछा जाए कि संयुक्त व्यंजन क्या है, तो इसमें आपका जो ये संयुक्त व्यंजन होगा, इसमें ये संयुक्त व्यंजन होगा और इसमें ये संयुक्त व्यंजन होगा। ठीक है ना। उम्मीद करते हैं अच्छी तरह से आप इसको समझ पाए होंगे। देखिए जब एक आधा और एक पूरा वर्ण दोनों समान हो तो ऐसे व्यंजन को द्वित्व व्यंजन भी कहा जाता है। इसको जरूर याद रखिएगा, ऐसे वर्ण को ही क्या कहा जाता है, द्वित्व व्यंजन भी कहा जाता है, जिसमें एक आधा और पूरा वर्ण दोनों ही क्या हो, एक ही हो, तो क्या कहलाएगा, द्वित्व वर्ण भी कहलाता है। ठीक है फ्रेंड्स, उम्मीद करते हैं इतना आप अच्छी तरह से समझ पाए होंगे। चलिए हम आगे बात कर लेते हैं। इसके अलावा कुछ ऐसे भी व्यंजन है फ्रेंड्स जिसके बारे में हम चर्चा कर लेते हैं। 3 प्रकार के आपने संयुक्त व्यंजन के विषय में चर्चा किया। ठीक है ना। अब जैसे बात करें, जैसे आपका हो गया प्रत्येक, ठीक है ना, क्या हो गया, प्रत्येक। अब देखिए प्रत्येक में भी जो प्रवर्ण है, ठीक है ना, प्रत्येक में भी जो प्रवर्ण है वो आधा प
और पूरे र से मिलकर बनता है प्र, आधा प और पूरे र से मिलकर बनता है प्र, तो यहां भी एक कौन सा वर्ण होगा, संयुक्त वर्ण होगा। यहां भी कौन सा वर्ण होगा फ्रेंड्स, संयुक्त वर्ण होगा, ठीक है ना। उसी प्रकार अगर हम बात करें प्रकाश की, ठीक है ना, अगर बात करें प्रकाश की तो इसमें भी वही चीज है, तो ये भी वर्ण क्या होगा, ये भी संयुक्त वर्ण होगा, ठीक है। इसके अलावा अन्य वर्ण की बात कर लें, जैसे हो गया ट्रक, क्या हो गया, ट्रक। देखिए ट्रक में जो इसमें आधा ट है और पूरा र है, आधा ट और पूरा र, तो जहां भी एक वर्ण आधा और एक वर्ण पूरा हो वो सभी व्यंजन क्या होते हैं, संयुक्त व्यंजन होते हैं, ठीक है ना। वे सभी व्यंजन क्या कहलाते हैं, संयुक्त व्यंजन। ट्र के बाद अगर हम बात करें ट्रक, अब जैसे देखिए ये आपका हो गया धर्म, क्या हो गया, धर्म। तो धर्म की बात करें तो धर्म में जो देखिए आधा र है और पूरा म, तो आधा र और पूरा म यानी आधा वर्ण और पूरा वर्ण मिलते हैं यहाँ पर, तो यहाँ में भी जो होगा वो क्या होगा, संयुक्त वर्ण होगा, ठीक है ना। कर्म हो गया, इसी प्रकार कर्म हो गया, तो कर्म में भी कौन सा वर्ण होगा, संयुक्त वर्ण हो गया, ठीक है। जैसे समर्पण हो गया, समर्पण में भी कौन सा वर्ण होगा, तो संयुक्त, समर्पण में भी होगा संयुक्त वर्ण, ठीक है ना। समर्पण में भी क्या होगा, संयुक्त वर्ण होगा। उम्मीद करते हैं आप अच्छी तरह से समझ पाए होंगे, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा अगर हम बात करें तो जैसे हो गया विद्यालय, ठीक है ना, क्या हो गया, विद्यालय। तो विद्यालय में देखिए, विद्यालय में क्या होता है, आधा द है और पूरा क्या है, य है, आधा द और पूरा य मिलकर के क्या बनाता है, द्या बनाता है। तो द्या बनाता है, इसका मतलब देखिए आधा द और य यानी एक वर्ण आधा है और एक वर्ण क्या है, पूरा है, तो यहाँ भी कौन सा वर्ण होगा, ये भी आपका कहलाएगा संयुक्त वर्ण। तो संयुक्त वर्ण इसमें आपका धर्म में ये संयुक्त वर्ण हो जाएगा, यहाँ पे ये संयुक्त वर्ण होगा, ये वाला यहाँ पे संयुक्त वर्ण हो गया, प्रकाश में ये संयुक्त वर्ण हो जाएगा, विद्यालय में ये संयुक्त वर्ण हो जाएगा। उम्मीद करते हैं आप अच्छी तरह समझ पाए होंगे। जैसे एक एग्जाम्पल और समझ लेते हैं, विद्वान, ठीक है ना, एक एग्जाम्पल और समझ लेते हैं विद्वान की। देखिए विद्वान में जो द है, आधा द और पूरा व, तो एक वर्ण आधा एक वर्ण पूरा, यानी जो विद्वान में द है ये भी क्या है, संयुक्त वर्ण है। उम्मीद करते हैं फ्रेंड्स आप संयुक्त वर्ण अच्छी तरह से समझ पा गए होंगे, यानी कि कौन कौन से वर्ण संयुक्त वर्ण होते हैं। अब हम चलिए आपको सिखाते हैं कि संयुक्त वर्ण की मात्रा गणना कैसे करते हैं, ठीक है। चलिए अगर संयुक्त वर्ण की मात्रा गणना की बात करें तो ध्यान से देखिएगा, इसके लिए दो नियम आपको जानने जरूरी है। पहला नियम क्या है, संयुक्त व्यंजन से तुरंत पहले, जो संयुक्त व्यंजन आएगा उसके तुरंत पहले आने वाला वर्ण यदि एक मात्रा वाला तो संयुक्त वर्ण के कारण यानी संयुक्त व्यंजन के कारण उसकी कितनी मात्रा हो जाती है, दो मात्रा हो जाती है, ठीक है। जैसे में आप समझ लीजिए, जैसे अगर हमको लिखना हो सत्य, क्या लिखना हो, सत्य, तो देखिए संयुक्त वर्ण के ठीक पहले, ठीक है, आप जो है वो संयुक्त वर्ण है, संयुक्त वर्ण के ठीक पहले जो वर्ण आया है, जो व्यंजन आया है उसकी कितनी मात्रा है, वैसे तो एक मात्रा है, इसकी कितनी मात्रा है, वैसे तो एक मात्रा की संयुक्त वर्ण की वजह से, ठीक है ना, संयुक्त व्यंजन की वजह से इसकी कितनी मात्रा, तो दो हो जाएगी, इसकी कितनी मात्रा हो जाएगी, तो इसकी दो मात्रा हो जाएगी, क्योंकि नियम फर्स्ट हमारा कहता है कि संयुक्त व्यंजन से तुरंत पहले आने वाला वर्ण यदि एक मात्रा वाला हो तो संयुक्त व्यंजन के कारण उसकी दो मात्रा हो जाती है। उम्मीद करते हैं आप अच्छी तरह समझ पाए होंगे। जैसे अगर बात करें और एग्जाम हो गया दिव्य, ठीक है ना, जैसे क्या हो गया, दिव्य हो गया। इसके अलावा बात करें तो जैसे धर्म हो गया, ठीक है, धर्म के अलावा बात करें जैसे विद्वान हो गया, ठीक है, विद्वान के अलावा बात करें विद्यालय हो गया, ठीक है ना, विद्यालय हो गया, कुत्ता हो गया। अब देखिए यहां पर देखिए, अब यहां जो देखिए दी क्या है, इसकी तो वैसे तो एक मात्रा होनी चाहिए क्योंकि हर्ष स्वर आधार पे, लेकिन यहाँ जो व्यय है, दिव्य में जो व्यय है यहाँ पे, ये क्या है, ये संयुक्त वर्ण है, तो संयुक्त वर्ण की वजह से ये एक मात्रा होने के कारण भी इस पे कितनी मात्रा मानेंगे, दो मात्रा, ठीक है ना। वही म भी ये क्या है, संयुक्त वर्ण है, तो संयुक्त वर्ण के पहले वाला जो वर्ण होगा इसकी भी कौन कितनी मात्रा हो जाएगी, दो मात्रा हो जाएगी, ठीक है ना। अच्छा, विद्वान में देखिए ये दो है, दो के ठीक पहले वाली में मात्रा बी है, इसकी भी कितनी मात्रा होगी, दो मात्रा होगी।
उसी प्रकार विद्यालय में द्य के पहले वाला जो होगा इसकी भी कितनी मात्रा है, एक मात्रा है, तो उसकी भी क्या होगी, एक मात्रा, दो मात्रा हो जाएगी। ठीक है। कुत्ता में देखिए ये भी संयुक्त वर्ण है, तो इसके ठीक पहले वाला जो वर्ण होगा अगर वो ह्रस्व है तो उसकी कौन सी हो जाएगी, दीर्घ हो जाएगी। अभी प्रश्न उठता है कि अगर सर मान लीजिए वो दीर्घ हो तब उसकी कितनी, तो उसकी मात्रा दीर्घ है तो तब भी दो ही मात्रा होगी। ठीक है ना। अगर संयुक्त वर्ण के ठीक पहले वाला वर्ण अगर वह उसमें दीर्घ स्वर की मात्रा लगी हो तो तब भी उसकी मात्रा क्या होगी, दो ही मात्रा होगी, क्योंकि छंद में दो ही मात्राएं लगती है। ठीक, सर्वाधिक मात्रा कितनी होती है, दो होती है। उम्मीद करते हैं फ्रेंड्स इतना आप अच्छी तरह से समझ पाए होंगे। चलते हैं दूसरे एग्जाम्पल के, दूसरे नियम की। दूसरा नियम कहता है कि संयुक्त व्यंजन में आधे वर्ण की कोई मात्रा नहीं होती। ठीक है ना। पूरे वर्ण पर यदि एक मात्रा लगा हो तो उसकी एक स्वर लगा हो तो उसकी एक मात्रा होगी। अगर पूरे वर्ण पर दो मात्रा हो तो उसकी दो मात्रा होगी, यानी पूरे वर्ण पे दो स्वर हो रहा है या दीर्घ स्वर हो तो उसकी क्या होगी, दो मात्रा होगी ना। जैसे अगर हम बात कर लें, ठीक है ना, जैसे अगर बात कर लिया जाए तो ठीक है, जैसे बात कर लेते हैं विद्वान, कुछ भी ले लीजिए। जैसे देखिए विद्वान की बात कर लेते हैं। विद्वान में देखिए अब इसकी तो दो मात्रा होगी, लेकिन जो द्वा है इसमें देखिए कौन सा लगा है, तो कहेंगे सर आ लगा है। इसमें क्या लगा है, आ की मात्रा नहीं, दीर्घ स्वर लगा है, तो इसकी वजह से किसी भी मात्रा क्या हो जाएगी, दो मात्रा हो जाएगी, जबकि नौ की क्या होगी, एक मात्रा होगी। ठीक है ना। अच्छा, इसके आधार पर जैसे धर्म हो गया, क्या हो गया, धर्म, तो धर्म में जो ध की होगी वो तो दो मात्रा होगी, क्योंकि उसके ठीक बाद क्या है, संयुक्त वर्ण है, तो संयुक्त वर्ण के ठीक पहले वाले की अगर ह्रस्व है तो उसमें दो मात्रा लगती है, व्यंजन है तो दो मात्रा लगेगी। ठीक है। लेकिन अगर बात किया जाए कि इसकी कितनी मात्रा होगी, आधे वर्ण की तो कोई मात्रा होती नहीं संयुक्त व्यंजन में, तो जो पूरा वर्ण में जो मात्रा, अगर जैसे म में देखिए क्या है, म में क्या होता है, आधा म अ, ये ऐसे बनता है, तो अ की कितनी मात्रा, एक होती है, तो इसकी भी मात्रा क्या हो जाएगी, एक हो जाएगी। उम्मीद करते हैं फ्रेंड्स इसको भी आप अच्छी तरह से समझ पाए होंगे, दूसरा नियम। ठीक है। आप कहेंगे सर दो आप मात्रा, आप इसको देख भी सकते हैं। जैसे अगर आपको लिखना पढ़ना हो सरल, क्या पढ़ना हो, सरल, तो इसको बहुत आसानी से आप पढ़ लेंगे सरल, क्योंकि इनकी सब पे कितनी मात्राएं। ठीक है ना। सत्य, तो आप पहले कहेंगे सत्य, यानी एक मात्रा से ज्यादा समय के लिए एक मात्रा से ज्यादा हो रहा है, यदि ज्यादा समय के लिए रुक दो कर सकते हैं। ठीक है ना। जैसे दिव्य, ठीक है ना, अगर हम कह दें पे कुछ समय के लिए रुकना पड़ रहा है, इसलिए समझ में आया तो आप सीधा सीधा समझिए नियम से। फ्रेंड्स उम्मीद करते हैं आप अच्छी तरह से समझ पाए होंगे। चलिए अब हम आगे बात कर लेते हैं, ये अनुस्वार की मात्रा करना, ठीक है, विसर्ग की मात्रा करना, अनुनासिक की मात्रा करना। ठीक है फ्रेंड्स, क्योंकि इन सब की मात्रा गणना के आधार पर ही आप अच्छी तरह से छंद को पढ़ सकते हैं। ठीक है ना। तो चलिए अब मिलते हैं अगली वीडियो में। अगली वीडियो में चर्चा करेंगे अनुस्वार, विसर्ग और अनुनासिक की जो मात्रा गणना है उसको पढ़ने के बाद फिर हम चलेंगे छंद की ओर, सममात्रिक छंद, अर्ध सममात्रिक छंद और विषम मात्रिक छंद की ओर चलेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो उम्मीद करते हैं एक छोटा सा वीडियो आपको अच्छी तरह समझ में आया होगा। यदि लगे कि यह वीडियो आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से हेल्पफुल है तो अधिक से अधिक चैनल को क्या करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, साथ ही साथ बेल आइकन दबा के ऑल करिएगा, ताकि जो भी मैं वीडियो अपलोड करूंगा उसका नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच सकेगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए ऐसे ही मजेदार टॉपिक के साथ मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक